नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी प्रकरण में मुकदमा संख्या 712/2022 पर हुई सुनवाई। 2 दिसंबर अगली सुनवाई हुई सुनिश्चित। काशी तमिल संगमम को लेकर चल रही तैयारियों का कन्नौज सांसद ने लिया जायजा। बीएचयू कला संकाय के छात्रों ने एडमिट कार्ड न मिलने के चलते किया धरना प्रदर्शन। और बीएचयू स्वतंत्रता भवन में अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी प्रकरण में मुकदमा संख्या 712/2022 पर सुनवाई हुई। वहीं 2 दिसंबर को अगली तारीख सुनिश्चित की गई। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मुकदमा नंबर 712/2022 में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र 7/11 को खारिज करते हुए वादी पक्ष के हित में आदेश पारित किया। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 2 दिसंबर सुनिश्चित हुई। मुकदमे में अगली तारीख पर तत्काल पूजा वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। की तरफ से दाखिल ऑर्डर 7 रूल 11 का उस प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मेंटेनेबिलिटी के इशू पर जो है हम लोग के मुकदमा को पोषणीय मान लिया गया है। मुकदमे में फर्दर सुनवाई 2 दिसंबर की तय की गई है। आगे रिटन स्टेटमेंट और फ्रेमिंग ऑफ इशू के लिए मामला है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट विषय, तुरंत पूजा की जो मांग ऑर्डर 39 के तहत हमने इंजंक्शन एप्लीकेशन फाइल किया है उस पर सुनवाई अब होगी। अब ये मुकदमा जो है ये असली रूप में एक मुकदमा जो है ज्ञानवापी प्रकरण में सामने आया है। तमाम तरह की बातें आ रही थी, दो फाड़ और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष अलग, अब क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि हिंदू समाज एक है। मैं बार बार कहता हूँ, ये तथाकथित कुछ लोग होते हैं जो कि किसी तरीके से अपने आप को सिर्फ मीडिया के सामने बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रयास, कुत्सित प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी हिंदू समाज और सनातन समाज एक है और बाकी जो भी पक्ष के विरुद्ध फैसला आया उनके पास अपना लीगल राइट है, वो जहाँ जाना चाहिए। कौन सी पिटीशन थी जो खारिज की गई है? देखिए, प्रार्थना पत्र थी वो 35 वो डिफेंडेंट नंबर 4 अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई थी कि यह मुकदमा पोषणीय नहीं है, तो यह मुकदमा पोषणीय नहीं है, उसी को खारिज किया गया। अच्छा, बिंदु क्या बताएं खारिज करने के? बिंदु पॉइंट्स क्या थे खारिज करने के? किस बिंदु पर अब सुनवाई होगी? देखिए, बेसिकली अगली जो सुनवाई है माननीय न्यायालय में तो रिटन स्टेटमेंट और इशू बनाने के लिए किया है, तो लेकिन उस पर सुनवाई अभी ऑर्डर 39 का एक हमारा एप्लीकेशन है, इंजंक्शन एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, तुरंत फोटो की तुरंत जो है पूजा की सुनवाई के लिए उसको लगाया गया। 2 दिसंबर को अगली डेट है। 2 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। ऑर्डर 39 इंटरिम इंजंक्शन का एप्लीकेशन है, उसमें तुरंत पूजा की अनुमति हमको प्रदान की जाए। इस बात पर सुनवाई अगली होनी है, रिटर्न स्टेटमेंट और इशू फ्रेम होगा। और ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 11 या मेंटेनेबिलिटी पे जो याचिका थी मुस्लिम पक्ष की अंजुमन इंतजामिया की, उसको खारिज कर दिया है। बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर है और ये तीसरा लगातार उनको डिफीट है इस मामले में। इसके पहले 91 के मुकदमे में और श्रृंगारगौरी के मामले में भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। ये तीसरा लगातार ये ऑर्डर, इस प्रकार कोर्ट ने ये माना है कि ये मामला जो है सुनवाई योग्य है और ये सुनवाई होगी इसकी यहाँ पे अदालत में। तो ये बहुत बड़ा जो एक टर्निंग पॉइंट है इस मुकदमे में भी, क्योंकि ये जो मुकदमा आज का है वो टाइटल सूट है। वो जो 9130 रकबा है, अराजी नंबर 1 बीघा 9 बिस्सा 6 धूर, जिसमें पूरा प्रीमाइसेज स्थित है, उसका स्वामित्व को एकदम ये टर्निंग पॉइंट है। और ये जिस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट इस तरीके से उनकी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन खारिज कर रही है, इससे ये साबित हो रहा है कि जो पूजा स्थल विधेयक है वो इस एप्लीकेशन इन मुकदमों पे लागू नहीं होता है। किस आधार पर खारिज हुआ है? देखिए, डिटेल ऑर्डर अभी लेट द कम आ रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा होगी। लेकिन जैसा कि पहले के
मुकदमों में होता आया है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, या ये जो पिटीशन है, जो मुकदमा है, वो सुनवाई योग्य है और ये मुकदमा प्रोसीड करेगा। काशी तमिल संगमम को लेकर चल रही तैयारियों का कन्नौज सांसद ने जायजा लिया। वाराणसी में हो रहे काशी तमिल संगमम की तैयारियों का जायजा लेने कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक पहुंचे। वाराणसी में 19 तारीख से काशी तमिल संगमम कार्यक्रम है, जिसमें तमिलनाडु से कई वर्गों के लोग, शिक्षक, और छात्र, वहाँ के व्यवसायी, वहाँ के किसान, अलग अलग वर्गों के लोग वहाँ रहे हैं और उसी की एक अच्छी अनूठी शुरुआत है। यहाँ पर आएंगे, काशी दर्शन करेंगे, प्रयाग जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, तो उसी के शुभारंभ अवसर पर यहाँ प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और उसी की तैयारी की दृष्टि से यहाँ के ऊपर आना हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ पहले ही ध्वस्त हो चुका है, इस बार समाजवादी पार्टी के ही ध्वस्त होने का समय है। मैनपुरी में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सपा का वो बड़ा है मुजाहिद सिंह वहाँ से हमेशा जीते आए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी, क्या वो? गढ़ तो सपा के समाजवादी पार्टी के पहले ही ध्वस्त हो चुके हैं, अब तो समाजवादी पार्टी का ही ध्वस्त होने का समय है। और मैनपुरी से डिम्पल यादव जी अब तक की समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी हार हारेंगी। वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि उनके लिए राजनीति हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये राष्ट्रनीति है, ये हमारे लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जोड़ने की कवायद है। कहा जाए तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, दक्षिण से ही अपना भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। सब लोग मान रहे हैं कि वहाँ पे भाजपा जो है कमजोर है, इसलिए ये जो है देखो, उनके लिए ये राजनीति हो सकती है, हमारे लिए ये राष्ट्र नीति है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब से ही जो उनकी संरचना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी अभियान के तहत आपने देखा होगा कि सरदार पटेल की जो एक प्रतिमा का जो गुजरात में स्थापित की गई है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने भारत को एक करने का काम किया था, तो आज भारत को सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ में जोड़ना, कहीं की भाषा अलग है, कहीं का वेशभूषा अलग है, तो कुल मिलाकर लेकिन हम सब एक देश के वासी हैं और सब एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की संस्कृति के साथ में सभी का जुड़ाव हो, इसको लेकर ये एक अनूठा प्रयास है। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी। मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में इस बार सपा की सबसे बड़ी हार होगी। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में डिम्पल यादव की सबसे बड़ी हार होनी है। गढ़ तो पहले ही ध्वस्त हो चुका है, अब समाजवादी पार्टी के ही ध्वस्त होने का समय है। हिमाचल और गुजरात में जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बनाएगी? फिर से कमल पिछली बार से भी अधिक सीटों के साथ में खेलेगा। बीएचयू कला संकाय के छात्रों ने एडमिट कार्ड न मिलने के चलते धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित कला संकाय विभाग में छात्रों ने एडमिट कार्ड न मिलने के कारण जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कुलपति बीएचयू के नाम पत्र भी लिखा। छात्रों ने कहा कि पिछले 2 दिनों से बीएचयू मेन कैंपस सोशल साइंस, आर्ट एंड साइंस के बच्चों का ऑनलाइन पोर्टल पर एडमिट कार्ड वाला पोर्टल गायब हो चुका है। फैकल्टी के द्वारा पहले टीडीएल क्लियर कराने की बात कही जा रही है। एग्जाम से 3-4 दिन पहले बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी करें या डिपार्टमेंट भटकते फिरें। परीक्षा नियंत्रक से यही अपेक्षा है कि वो एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करें, जिससे विद्यार्थी अपना एग्जाम भी दे सकें और कार्यालय संबंधित कार्य भी पूरे हो जाएं। नहीं किसी के बाप की, ये तो हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो। एडमिट कार्ड जारी करो, जारी करो, जारी करो। एडमिट कार्ड जारी करो, जारी करो, जारी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
तरह का धरना प्रदर्शन रहा? जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन क्या रहा, ये हम लोगों का मांग पत्र था। सारे आर्ट्स फैकल्टी के छात्र और सोशल फैकल्टी के छात्र रहे हैं। 5वें सेमेस्टर जो इन लोगों का बीए का है, उनका एग्जामिनेशन 21 तारीख से एग्ज़ाम है, पिछले जो आने वाला 21 तारीख है। तो इन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है, एग्जामिनेशन फार्म भरा गया, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। तो उसको लेकर के भाई 5 दिन बचे हैं, जो भी समय वो पढ़ने लिखने के लिए लगाया जाए। क्या यहाँ दौड़ेंगे डिपार्टमेंट। तो इसके लिए हम लोग आज आए हैं और यहाँ पे डीन साहब को एक पत्रक दिया गया सभी छात्रों के साथ, ये आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग अपने क्लासरूम में, अपने घरों में, अपने कमरों में बैठ करके पढ़ेंगे लिखेंगे और हम लोगों को एग्जाम में बैठाने दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग छात्र हैं और लड़ाई झगड़ा और इस तरीके से हम लोग नारेबाजी करने के लिए यहाँ तो कोई आया नहीं है। तो कुल मिलाकर के जिन जिन छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी को, चाहे सोशल फैकल्टी को, उन सभी को छात्रों को बैठने का मौका दिया जाए, क्योंकि सारे छात्र परीक्षा देने के काबिल हैं। ये जो इनका छलावा है, ये रूल वो रूल, सारे रूल इनके बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं, बिल्कुल ही गलत हैं। सभी छात्रों को 5वें सेमेस्टर का एग्जाम देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सभी छात्रों को आज आने वाले दिनों में अगर नहीं होगा तो हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे, क्योंकि समस्त छात्र छात्राएं यहाँ के मानस पुत्र हैं। क्या आश्वासन मिला है, शाम बोले हैं शाम 5 बजे तक हो जाएगा काम। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर सम्मेलन का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केंद्रीय ग्रंथालय व गुजरात के गांधीनगर स्थित यूजीसी के सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर सम्मेलन आयोजित हुआ। यूजीसी का सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क केंद्र देश भर के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में ग्रंथालय के आधुनिकीकरण व एकीकृत तकनीकी सेवा प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से 500 से अधिक प्रतिभागी तथा विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय भावी पीढ़ी के शैक्षणिक परिदृश्य हेतु पुस्तकालयों में डिजिटल परिवर्तन की परिकल्पना रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के ग्रंथालय सेवा निदेशक प्रशांत पांडे सम्मेलन के आरंभ में मुख्य व्याख्यान दिया। इस सम्मेलन में जहां एक और 16 अतिथि विद्वानों द्वारा विशिष्ट व्याख्यान दिए गए, वहीं साथ में 51 शोध पत्र व 48 पोस्टर प्रस्तुतियां हुई। इस सम्मेलन का शुभारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक व प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन तथा कुलगीत के साथ हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में वैज्ञानिक, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर्स, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। Facial recognition, AI, I think library will change completely in maybe down the line, and the library staff also I think have to upgrade themselves. They may require library qualifications or qualifications of the library program, but along with that they also have to be good enough in these AI machine learning techniques. So they should actually learn all those kinds of techniques or technologies also, so that they can support students and faculty members in true spirit of the library. Along with that, we all know that with the implementation of National Education Policy 2020, government is putting, or we should say that we should now focus more on multi-dimensional, multidisciplinary research and academic programs. ना ये 13वां कन्वेंशन है, ये लाइब्रेरी में किस तरह से, जैसे अभी लाइब्रेरी में क्या हुआ है कि डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन हुआ है। जो डॉक्यूमेंट के डिजिटाइजेशन हुए हैं, डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन रिट्रीवल हो रहा है, लेकिन अब हम लोग डिजिटाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज पे बढ़ रहे हैं कि कैसे इनको सेवाओं को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। आज जो है देश जो है बहुत ही आर्थिक क्राइसिस से गुजर रहा है। लाइब्रेरी में एक तरफ हमारे पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, हालांकि पहले से बहुत कुछ स्थिति सुधर रही है, और दूसरे तरफ डॉक्यूमेंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और उसके कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में एक ही है हमें सुविधा कि जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर भी रही है 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन पॉलिसी, पूरे राष्ट्र में किसी भी डॉक्यूमेंट का एक ही लाइसेंस परचेज किया जाएगा और जितने भी इंस्टीट्यूशन है सबको वो वहाँ से डिसिमिनेट किया जाएगा, एथराइज किया जाएगा। इसी परिवेश में इस कन्वेंशन का महत्व है। यहाँ करीब 500 से अधिक पुस्तकालय अध्यक्ष मिले हैं और वो सभी एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस
शेयर करेंगे। जैसे हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं उसमें बहुत सारी इंडियन एटमॉस्फेयर में जो परेशानी आ रही है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में किस तरह से उस प्रॉब्लम पे उन्होंने समाधान ढूंढा है, तो उनके अनुभव से हम लोग फ़ायदा उठाने जा रहे हैं और हमारे जो अनुभव है वो फ़ायदा उठाएंगे। इसी पे आज का ये 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मोर देन 20 जो है वो बाहर से आए हैं और अभी उनका कीनोट स्पीकर है। टोटल 8 सेशन है। 8 सेशन में डिफरेंट डिसिप्लिन के करीब 52 पेपर यहाँ पढ़े जाएंगे। हमारे पास अबाउट 300 पेपर आए थे जिसमें हमने 52 को सेलेक्ट किया है और वो सारे इसी पे गहन अध्ययन है इसमें कि कैसे इसका हम निराकरण करें जो हमें समस्याएं अभी आ रही है। भैरव अष्टमी पर्व पर बाबा बटुक भैरव की 1.25 लाख रुद्राक्ष से अलौकिक झांकी सजाई गई। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की नगरी में भैरव अष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कामाख्या स्थित बाबा बटुक भैरव मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया व बाबा को 56 प्रकार के भोग लगाए गए। वहीं यहां बाबा बटुक रूप में विराजमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने उन्हें नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी इत्यादि का भोग अर्पित किया। मंदिर के महंत जितेंद्र मोहन पुरी ने बताया कि 1.25 लाख रुद्राक्ष से बाबा की झांकी को सजाया गया है। आज मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन के साथ भक्त जय जयकार के उद्घोष के बीच हाजिरी लगाते हैं और बाबा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। किस तरह की परंपरा है आज, किस तरह का ये कार्यक्रम है? ये देखिए, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष को महाभैरव अष्टमी पड़ता है। जैसा पुरानी कथाएं हैं कि ब्रह्मा का शीश 5वां शीश से उन्होंने शिव की निंदा की थी। जैसे 5वां शीश का उस काटने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का कटा तो शिव को क्रोधित होकर शिव मतलब वो भैरव की उत्पत्ति हुई। लेकिन आज बाबा बटुक भैरव मंदिर विशेष कार्यक्रम से आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बाबा का ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक हुआ और तत्पश्चात फल फूलों से बाबा का श्रृंगार हुआ। और ठीक चूँकि सुबह बाबा अवतरित हुए हैं दिन में, तो दिन में विशेष बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। उस समय विशेष बाबा को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। चूँकि बाल बटुक होने के कारण उनको स्वेटर का, वूलन स्वेटर का वस्त्र इत्यादि पहनाया गया। उनको जैसी परंपरा हम लोग की मानता है, काजल वजल लगाया गया, भाई जन्म उत्सव है। तो उसके बाद उनका खप्पड़ ऊपर भराया और फिर 1008 बटुक लोगों का पूजा हुआ। उधर पीछे जो आश्रम से बटुक लोग आए रहे और निरंतर चला 5 बजे तक। उसके बाद रुद्राक्ष का श्रृंगार हुआ। रुद्राक्ष 1.25 लाख रुद्राक्ष से बाबा का इस समय शाम को श्रृंगार हुआ अभी, और अन्नकूट का भोग लगा है। बगल में आदि भैरव भी है, दोनों मंदिर में बराबर अन्नकूट का और रुद्राक्ष की श्रृंगार हुआ है। और रात्रि में अभी थोड़े मतलब अभी 7 बजे से फिर हवन, तांत्रिक हवन शुरू हो जाएगा 7 बजे से, जो रात्रि 12 बजे तक चलेगा। कल रात्रि में बाबा का विशेष तांत्रिक शिवे दुर्गे शिवे दुर्गे 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 शिवे शिवे मंत्रों से वो पूरा कल रात्रि 12 बजे से कीर्तन शुरू हुआ है और आज रात्रि 12 बजे तक चलेगा और 7 बजे से यज्ञ हवन शुरू हो जाएगा। और फल की प्राप्ति होती गुरु जी आज की तरह? हाँ, ये तो आपने बड़ा अच्छा, जिससे मानव कल्याण हो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, वह भैरव का दर्शन करने से एक शब्दिक अर्थ है भैरव, भय हरो। भय हरो मतलब किसी तरह के कष्ट है, किसी तरह की व्याधि, किसी तरह की अगर दरिद्रता, वो किसी तरह की परेशानी से अगर है, अगर छात्र अगर उनकी वो अपने तरक्की नहीं कर पा रहे, पढ़ाई तो कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे नहीं कर रहे, लेकिन बट आज के दिन दर्शन करने से उनको वो भी कल्याण होता है। व्यापारियों का अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापारियों को फ़ायदा होता है। अगर रोगी है, आज रोगी अगर विशेष भगवान को अगर कानम से वो बरा काला उड़द का बरा और हलाहल मतलब कारण को कहते हैं वाइन को, तो वो अगर चढ़ाते हैं तो उनके शारीरिक कष्ट के रोग से मुक्ति मिलती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी व अंग्रेजी वाद विवाद व चित्रकला प्रतियोगिता संपन्न हुई। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रहलाद घाट के समारोह हॉल में 2 दिवसीय अंतर विद्यालय प्रतियोगिता के आज दूसरे दिन कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय की संचालिका डॉक्टर जयशिला पांडे के करकमलों द्वारा हुआ। इसके बाद गणेश वंदना के बाद हिंदी व अंग्रेजी वाद विवाद एवं चित्रकला की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कई विद्यालयों के लगभग 80 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आज की प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में डॉक्टर NS कामिल प्रवक्ता अंग्रेजी व श्रद्धानंद सिंह प्रवक्ता हिंदी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की ओर से मंजुल पांडे ने आए हुए प्रतिभागियों एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे सहित विद्यालय परिवार के समस्त सदस्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। Yes, it was in our control, but in this high technology world, we are started to master life. A very charming and cheerful good afternoon to all and all present here. My name is Devansh Jam, and I am speaking against of the motions of the topic. Do we still have control over technology, or has started to control our lives? And I am of a very firm and strong opinion it has definitely started to control our lives. Friends, we are living in the 21st century, the technological era, and in the race of being highly technologically advanced, we just forgot that we're gradually losing control, and it has started to control our lives. Let me tell you an incident. When a 17-year-old boy, done scrolling, puts his phone on charge, Please ask how do you decline this? Because you mentioned in your speech that according to why we are using technology. You mentioned that because सर किस तरह का कंपटीशन आज छात्र छात्राओं का चल रहा है? आज छात्र छात्राओं में जो कंपटीशन है, ये डिबेट है। इंग्लिश में डिबेट है और हिंदी में भी डिबेट होगा। इंग्लिश का डिबेट जो है वो हमारी तकनीक के ऊपर है कि तकनीक के हम गुलाम बनते जा रहे हैं या तकनीक हमारे ऊपर हावी होती जा रही है, या तकनीक के ऊपर हम हावी हैं या तकनीक हमारे ऊपर हावी है। और हिंदी का है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा से हो या हिंदी भाषा से। तो आज के इससे छात्र छात्राओं को किस तरह का लाभ मिलेगा जो कंपटीशन चल रहा है? छात्र छात्राओं को ये लाभ मिलेगा, जैसे तकनीक का बहुत विकास हो गया है तो इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या अच्छाई है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सब लाभ मिलेगा छात्र छात्राओं को। तो विद्यालय परिवार इस तरह का जो कार्यक्रम कराता है, इससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को? विद्यालय परिवार की शुरू से परंपरा रही है इस तरह के कार्यक्रम की कि ताकि जो अन्य विद्यालय और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं एक दूसरे के यहाँ आवे जाएं, एक दूसरे के विचारों को सुनें और उन विचारों में से जो चीज़ अच्छी निकले उसका समाज और हर जगह प्रचार भी हो। आज कितने विद्यालय यहाँ भाग लिए हैं? आज करीब 4-5 विद्यालय यहाँ आए हैं। बड़ी पेरी स्थित बाबा काल भैरव मंदिर में भैरव अष्टमी पर विविध आयोजन हुए। भैरव अष्टमी पर्व पर बड़ी पेरी स्थित बाबा काल भैरव मंदिर में बाबा की आकर्षक झांकी सजाई गई। इस अवसर पर कलाकारों ने विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूप में उपस्थित होकर नृत्य नाटिका का भव्य आयोजन किया, जिसे देखने भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर बाबा काल भैरव से सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया, जो देर रात तक चला। मंदिर के महंत राजेश्वर नाथ सरस्वती ने इस दिन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया।
आज त्रिदिवसीय कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में बड़ी पीरी चौखंडीवीर स्थित बाबा श्री काल भैरव मंदिर प्रांगण में जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न लीला दर्शन, सुदामा चरित्र, महिषासुर मर्दिनी और शिव तांडव, काली तांडव, भैरव लीला इत्यादि का आयोजन कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के मंदिर पुजारी ब्राह्मणों के द्वारा अष्टभैरव यज्ञ के पश्चात रात्रि अर्धरात्रि में भैरव जन्म उत्सव के पश्चात महाआरती का कार्यक्रम होगा और कल तृतीय दिवस में समस्त काशी के जनता से अनुरोध है कि आएँ, बाबा काल भैरव के प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। गुरु जी, किस तरह का ये परंपरा है और क्या लाभ मिलता है भक्तों को इससे? काशी खंड अध्याय 31 में आया गया है, ऐसा आया है कि काशी में रहने वाले अगर भैरव की पूजा नहीं करते हैं तो उनके पाप बढ़ते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं। तो इसलिए काशी के देवराज से विमान पावनाद्रि पंकजम व्याल के सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम श्री काशी का पुराधिनाथ काल भैरव मुझे। ये संपूर्ण काशी ही नहीं अपितु पूरा विश्व ही बाबा काल भैरव का भजन करता है। बिना काल भैरव के शिव शक्ति की पूजा अधूरा है। बीएचयू एमपी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगमम को लेकर चल रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीएचयू में आयोजित काशी तमिल संगमम में पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को दोपहर सेना के हेलीकॉप्टर ने बीएचयू हेलीपैड पर रिहर्सल लैंडिंग की। वहीं धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में तमिलनाडु की कला संस्कृति की झलक 19 नवंबर से देखने को मिलेगी। एचआरडी मंत्रालय के आह्वान पर पहली बार काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर ग्राउंड में करेंगे। इस कार्यक्रम में तमिल से आए हुए 2500 लोगों के साथ काशी के वरिष्ठ जन शामिल होंगे। तमिल से आए हुए इन लोगों को उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, जो काशी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में करेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा 19 नवंबर को शुभारंभ होने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। कार्यक्रम के लिए जहां भव्य पंडाल बनाया गया है, तो वहीं सांस्कृतिक, सामाजिक और खान पान की सभ्यता एक दूसरे को रूबरू कराने के लिए कार्यक्रम स्थल के पास स्टॉल भी लगाए गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से ये कार्यक्रम बेहद ही अहम है, क्योंकि इस कार्यक्रम में जहां एक दूसरे क्षेत्र के संस्कृति का आदान प्रदान होगा, तो वहीं राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण भारत की बढ़ती सक्रियता में भी काफी प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं पहले चरण में तमिलनाडु से लगभग 200 छात्रों का दल वाराणसी आ रहा है। सर, अभी चल रहा काशी समागम को लेकर किस तरह का स्टॉल यहाँ पर लगाया गया, कितना स्टॉल लगाया, क्या डिटेल है इसका? यहाँ कुल लगभग 90 के आसपास स्टॉल लग रही हैं, जिसमें फूड, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, केवीआईसी और उनका डेमोन्स्ट्रेशन हॉल, क्वायर बोर्ड, इसके अतिरिक्त जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, क्लासिकल तमिल लैंग्वेज, CCIL, NBT, DAVP, NCZCC, इन सभी लोगों के, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सभी लोगों के यहाँ पे स्टॉल्स लग रही हैं, जिसमें कि तमिलनाडु की और भारत की संस्कृति का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सर, क्या इसका जो है निरीक्षण भी होगा या इसका? हाँ, निश्चित तौर पे लगातार सब लोग अपना स्टॉल आप देख रहे होंगे कि वो बना रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। हम लोग उस पर सभी लोग निगाह रख रहे हैं, सभी अधिकारी भी आके उसको देख रहे हैं कि कैसे इसको बेहतर से बेहतर ढंग से आम जनता के लिए इसको प्रदर्शित किया जा सके। कितने माह तक रहेगा ये पूरा 1 माह चलेगा। जो काशी तमिल संगम हो रहा है, ये 17 नवंबर 2022 से लेकर के 16 दिसंबर 2022 तक चलेगा। ये पूरा आयोजन पूरे माह चलेगा। बीएचयू डेयरी विभाग में ट्रेनिंग प्रोग्राम के सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय डेयरी विभाग के कामधेनु सभागार में ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद सर्टिफिकेट का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ला रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर तथा छात्रों ने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। प्रोफेसर DC राय ने बताया कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका मैं डायरेक्टर हूं। ये ICAR की 21 दिनों की ट्रेनिंग है। इसी ट्रेनिंग
के लिए 40 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक सेंटर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया गया है। इस कार्यक्रम को क्राफ्ट के नाम से बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो यंग प्रोफेसर, साइंटिस्ट सहित अन्य लोग हैं उनको अपग्रेड करना है। जो भी ट्रेनिंग के दौरान आए थे उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से परिचित कराना था। इनको ट्रेनिंग दी गई है कि वो अपने संस्थान में जाएं और इसको लागू करें। With me that it is going to be a challenge for you because you are going to address this problem of future. As I have said, the population is increasing and our resources, farmland, other things are limited. So you have to find a solution to this, how to meet the requirement of the 2075 to 9.2 billion population. As you might have noticed, during this conflict which is going on between Ukraine and Russia, there was a lot of problem as far as the supply of food chain was concerned. ये ICR की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की 21 दिन की ट्रेनिंग है। ऐसी ट्रेनिंग के लिए ICR ने पूरे देश में 40 सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें एक सेंटर हमारे यहाँ भी है। इस सेंटर का पूरा नाम है सेंटर फॉर एडवांस फैकल्टी ट्रेनिंग, इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं काफ्ट के नाम से। और इसका पर्पज़ ये है कि पूरे देश में जो साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, यंग प्रोफेसर्स हैं, जो एक्सटेंशन वर्कर हैं, उनको हम अपग्रेड करें, उनका प्रोफेशनल स्किल, उनकी नॉलेज को हम बढ़ावें और उनको बतावें कि वर्तमान में उनकी फील्ड में क्या एडवांसेस हो रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग थी ये फूड प्रोसेसिंग की फील्ड में थी। फूड प्रोसेसिंग की फील्ड में क्या क्या नए नए एडवांसेस हो रहे थे, उसकी इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि ये जाएं और इस नॉलेज को अपनी संस्थान में लागू करें। तो उसी के लिए ये ट्रेनिंग थी। पूरे देश से 25 पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट किए गए थे, जिसकी पूरी फंडिंग ICR करती है, रहना खाना सब कुछ। तो ये ट्रेनिंग आज सफलतापूर्वक पूरी हुई, इसके लिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी श्रृंगारगौरी प्रकरण में मुकदमा संख्या 712/2022 पर हुई सुनवाई। 2 दिसंबर अगली सुनवाई हुई सुनिश्चित। काशी तमिल संगमम को लेकर चल रही तैयारियों का कन्नौज सांसद ने लिया जायजा। BHU कला संकाय के छात्रों ने एडमिट कार्ड न मिलने के चलते किया धरना प्रदर्शन। और BHU स्वतंत्रता भवन में अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।